नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाल ही में चर्चा का विषय समान नागरिक संहिता क्या है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है और यह भारत में इतना विवादास्पद विषय क्यों है, आदि के बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा कई वर्षों से एक विवादास्पद विषय रही है। विचार यह है कि सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए कानूनों का एक सामान्य सेट होना चाहिए। हालांकि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण यूसीसी को लागू करना चुनौतियां पैदा करता है। भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा भारत में कई दशकों से गहन बहस और चर्चा का विषय रही है। यूसीसी के पीछे का विचार यह है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट होना चाहिए। भारत कई धर्मों और धार्मिक कानूनों वाला एक विविध देश होने के नाते वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता के बारे में क्या कहता है? भारत का संविधान अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। हालांकि संविधान निर्माताओं ने मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को पहचानते हुए यूसीसी को लागू करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया। वर्षों से विभिन्न सरकारों ने यूसीसी के कार्यान्वयन पर चर्चा और बहस की है, लेकिन यह एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बना हुआ है। भारत में विभिन्न नागरिक संहिताओं के उदाहरण: भारत में विवाह, तलाक, विरासत और ऐसे अन्य मामलों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सहित प्रमुख धार्मिक समुदायों के अपने अलग व्यक्तिगत कानून हैं। हिंदू पर्सनल लॉ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों से लिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं के बीच विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 विरासत से संबंधित है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। हिंदू महिलाओं को अपने माता पिता से भारत में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं और हिंदू जो शरिया पर आधारित अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रख रखाव से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति के आधार पर पूर्व निर्धारित हिस्सा मिलता है। पारसी विधवाओं को उनके बच्चों के समान हिस्सा मिलता है। यदि मृतक के माता पिता जीवित हैं तो बच्चे का आधा हिस्सा उनके माता पिता को दिया जाता है। भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस बहुआयामी है और अक्सर ध्रुवीकृत होती है। यहां यूसीसी के समर्थकों और विरोधियों द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख तर्क दिए गए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता: भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह कई धर्मों का घर है। प्रत्येक के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और व्यक्तिगत कानून हैं। आलोचकों का कहना है कि यूसीसी इस विविधता के लिए एक चुनौती है, क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए लागू एक समान कोड के साथ व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को बदलना चाहता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह का कदम देश के सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है और इसके नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात कर सकता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा: यूसीसी के विरोधियों द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित प्रभाव है। व्यक्तिगत कानून इन समुदायों की धार्मिक पहचान और प्रथाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से अल्पसंख्यक समूहों को प्राप्त अद्वितीय अधिकार और सुरक्षा कमजोर हो सकती है और उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता नष्ट हो सकती है। भारत जैसे बहुलवादी समाज में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और उनकी विशिष्ट प्रथाओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक विचार: यूसीसी अक्सर राजनीतिक चालबाजी
और दिखावे का विषय बन गया है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को मजबूत करने या अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अपील करने के लिए किया है। धार्मिक पहचान की संवेदनशील प्रकृति और अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित प्रभाव ने इसे एक ध्रुवीकरण का विषय बना दिया है, जिसमें यूसीसी की खूबियों और कमियों पर वास्तविक चर्चा पर अक्सर राजनीतिक गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। विज्ञापन, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार। यूसीसी के समर्थकों का तर्क है कि एक समान संहिता लागू करने से कुछ धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि एक समान संहिता विवाह, तलाक, विरासत और भरण पोषण जैसे मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि लैंगिक न्याय मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के ढांचे के भीतर हासिल किया जा सकता है और यूसीसी अनजाने में विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं के तहत संरक्षित महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण। कई लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता विविध धार्मिक समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देकर और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि भारत में धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की विविधता को देखते हुए यूसीसी का मुद्दा अत्यधिक जटिल और संवेदनशील है। प्रिय दर्शकों, आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।